क्या कहें एक ऐसी टीम को जो एक ही गलती दोहराती है एक ही मैच में। इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में फिर वही गलती की जो उन्होंने पहली इनिंग्स में की थी। यहाँ पे टॉप 4 ने बढ़िया बैटिंग की, इंडिया को एक अच्छे पोजीशन में लेके आए। इनफैक्ट टॉप 5 कहना गलत नहीं होगा, ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन बैटिंग की। लेकिन जब पांचवा विकेट गिरा विद द स्कोर 433 और ऋषभ पंत जब आउट हुए उसके पहले भी उन्होंने एक छक्का मारा और सब कुछ सही चल रहा था। ऋषभ पंत के आउट होते ही पूरी टीम कोलैप्स कर गई। 433 फॉर 5 से 462 ऑल आउट और एक तरीके से टॉप 5 की पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया है लोअर मिडिल ऑर्डर ने। और यहाँ पर स्पेशली मैं केएल राहुल को हाईलाइट करूंगा, जिनके बारे में मैं कल भी बात कर रहा था कि ही इज अ प्रूवन फेलियर। यही वर्ड्स मैंने यूज किए थे। एक ऐसा वर्ड है जो लोग बहुत हिचकिचाते हैं यूज करने में कि नहीं ही इज टैलेंटेड, ऐसा नहीं है, एक बार उसने 100 बनाया था, एक बार उसने ये किया था। फैक्ट इज दैट ही इज अ प्रूवन फेलियर, जो लोग बोलते नहीं है। कितने मौके चाहिए आपको? कब से हैं ये यंगस्टर? इन्होंने 2015 में डेब्यू किया था, 2024 आ गया है, 9 साल। और ये 2024 का अंत है। अगर मैं कहूँ 10 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बाहर जाके रन बना सके। तो हमें क्यों चाहिए एक ऐसा प्लेयर एक ऐसी टीम में जिसे हम एक रूथलेस वर्ल्ड बीटर बनाना चाहते हैं? केएल राहुल कहीं से भी रूथलेस वर्ल्ड बीटर टाइप का उनका एटीट्यूड है नहीं। आप उनका चेहरा जब भी देखो वो डरे और घबराए रहते हैं बैटिंग करते वक्त। ऐसा लगता है कोई टेलेंडर है जिसे सरवाइव करना है। चाहे उन्होंने कितने भी 100 बनाए हो, वो कॉन्फिडेंस उनके अगले मैच में बिल्कुल नजर नहीं आता है। वो डरे होते हैं और वो डर, वो पैनिक कहीं ना कहीं पूरे ड्रेसिंग रूम में और आने वाले बैट्समैन में भी फैलता है। केएल राहुल 2022 तक इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में थे और जैसे ही उन्हें टीम से निकाला गया, इंडिया 2024 में वर्ल्ड कप जीत गई। केएल राहुल उस वक्त भी आईपीएल में कुछ परफॉर्मेंस दे रहे थे और मुझे डर था कि केएल राहुल को टीम में ना ले लिया जाए। बहुत अच्छा डिसीजन लिया मैनेजमेंट में कि केएल राहुल को नहीं लिया टीम में और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। इंडिया को आगे भी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है तो केएल राहुल को बिल्कुल इस टीम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते हैं। वो बहुत सारे यंगस्टर्स का रास्ता रोक रहे हैं, जैसे अजिंक्य रहाणे ने रोका था काफी साल, और अब हम वही बैगेज अपने साथ लेके चल रहे हैं कि इनमें टैलेंट बहुत है। तो टैलेंट बहुत है तो 51 टेस्ट मैचेस इज इनफ, जो कहते हैं ना डेटा, टू आइडेंटिफाई कि कितना टैलेंट है। किसी प्लेयर का एवरेज 51 टेस्ट मैचेस में 33 है, 33 हो चुका उनका एवरेज। तो क्या वो टैलेंटेड है? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसमें टैलेंट है भी तो उसको आता नहीं है कन्वर्ट करना, और इतने डरपोक खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बनती। कल को क्या शुभमन गिल टीम में अगर वापस आते हैं, वो तो वाइस कैप्टन है टेस्ट टीम के, तो वो वापस आते हैं, नहीं सॉरी, वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह है, सॉरी माय मिस्टेक। लेकिन जब शुभमन गिल टीम में वापस आते हैं, जिन्होंने अभी बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया, तो एनीवेज वो एक यंगस्टर हैं जो नंबर 3 पे खुद को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उनकी जगह बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो क्या आप सरफराज को बाहर करेंगे फिर से इसे एक और मौका देने के लिए? और ये न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे तीसरे टेस्ट में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स की लीड होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो उस टाइम पे ये भी जब प्रेशर फ्री होंगे तो ये एक 80 90 या शायद 100 मार देंगे और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की फ्लाइट पे बैठ जाएंगे और वहां जाके फिर से गंद करेंगे, क्योंकि केएल राहुल से खेल नहीं होता है। और वो प्रेशर उन्होंने पूरी टीम में सर्कुलेट करके रख दिया है। अभी कितनी बेहतरीन पोजीशन थी। आज जब दिन स्टार्ट हुआ तो सरफराज ने अटैकिंग अग्रेसिव वे में स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स उनकी स्टाइल अनऑर्थोडॉक्स है, काफी रन थर्ड मैन में आते हैं, लेकिन ठीक है, if he is getting runs that's not the problem. He knows how to क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। वो शॉट्स को इन्वेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं। उनका जो नेचुरल स्टाइल है वो खेल रहे हैं, अग्रेसिव है, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई स्लॉग्स है। अपर कट है, रैंप शॉट्स हैं, थर्ड मैन में गाइड करते हैं, सब उनके कंट्रोल में है, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। जरूरी नहीं है कि हर यंगस्टर के भी सेम कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव हो जैसे सचिन और विराट के थे। हर प्लेयर का अपना स्टाइल होता है, एंड इफ ही नोज हाउ टू एडजस्ट, दैट्स इट। सरफराज ने बेहतरीन बैटिंग की और ऋषभ पंत हमेशा की तरह थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद अटैक किया। और इन दोनों ने पहले सेशन में तो ऐसा लगा कि गेम बिल्कुल न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल गिर गई थी, जिस तरीके से ये दोनों अटैक कर रहे थे। 5 रन पर ओवर से खेल रहे थे। टोटल ये 400 के ऊपर ले गए, लीड 50 के ऊपर ले गए और 7 विकेट इन हैंड था। फिर सरफराज ने 150 बनाने के बाद एक टायर्ड शॉट खेला, जो कि शायद एक यंगस्टर है अभी वो, तो आई डोंट वांट टू बी टू रूथलेस, लेकिन उनको मैच सिचुएशन देखनी चाहिए थी कि 50 की लीड पे क्या मुझे ऐसा शॉट खेलना चाहिए। बट एनीवेज उन्होंने अपना काम कर दिया था। एक बेहतरीन 150 रन बनाए उन्होंने,
पहली सेंचुरी बनाई, 150 तक लेके गए अपनी पहली सेंचुरी को, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में जब आप 100 बनाते हो, ट्राई टू मेक इट बिग। जो सरफराज ने किया 150 इज अ वेरी गुड एफर्ट। लेकिन उसके बाद केएल राहुल आ गए। ऋषभ पंत उस टाइम पे भी रुके नहीं, उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चालू रखा, जैसा वो पूरे दिन खेल रहे थे। टीम सऊदी को सरफराज के आउट होने के बाद भी उन्होंने एक जबरदस्त छक्का मारा सेकंड न्यू बॉल से, और ऐसा लग रहा था कि वो आराम से अपना 100 बनाएंगे, लेकिन शायद वो 100 के मामले में थोड़े कॉन्शियस हो गए, प्लेड ऑन कर दिए। लेकिन 408 पे जब चौथा विकेट गिरा, उसके बाद 25 रन और जुड़ गए थे। 433 का स्कोर था। ओवरऑल 77 रन की लीड थी जब ऋषभ पंत आउट हुए। अपना काम करके गए थे, 99 बनाया, ऑलमोस्ट 100। अब 77 फॉर 5 है, केएल राहुल है, उनके साथ जडेजा, अश्विन और टेल बची है। यहां से 100 रन और बनाने थे और इंडिया 175-180 की पोजीशन में एक 50-50 चांस के साथ मैच में आ जाती। लेकिन केएल राहुल वही पैनिक करने लगे, बीट होने लगे, एज करने लगे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। एक ऐसा बैट्समैन जो कितनी बार ओपनिंग कर चुका है, उसको सेकंड न्यू बॉल से किस बात की घबराहट, एक ऐसे पिच पे जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही इतने रन पड़े हैं। और केएल राहुल ने उस घबराहट में एक एज दे दिया। अब वो पेस से बीट हुए, जिस चीज से भी बीट हुए, इट मींस दैट ही कांट प्ले पेस। तो फिर क्या जरूरत है उनकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में? 33 के एवरेज के एक प्लेयर की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये ओवर प्लेड, उन्होंने शायद 15-20 टेस्ट मैच ज्यादा खेली अपने कैलिबर के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में उससे बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स है जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एनीवेज, केएल राहुल के डिसमिसल के बाद रविंद्र जडेजा भी, जो कि जनरली एक फाइटर हैं, उन्होंने एक पुअर शॉट खेला और वो भी आउट हो गए। और उसके बाद फिर अश्विन ने कुछ कोशिश की, 2-3 बाउंड्री मारे, लेकिन कोई रुक के खेलने की कोशिश नहीं की। टेलेंडर्स ने सब बैट चला रहे थे और इवेंचुअली जब इंडिया ऑल आउट हुई, उसके 10 मिनट के अंदर बारिश हो गई। अगर इंडिया 2 विकेट भी बचा के रखती और बारिश हो जाती, अगर बादल दिख रहे थे, तो फिर कल एटलीस्ट इंडिया बैटिंग करने आती, क्योंकि कल 11-12 बजे के बाद थंडर स्टॉर्म्स प्रेडिक्टेड है। तो क्या इंडिया अगर 2 विकेट बचा लेती, तो सुबह अगर वो 15-20 मिनट, आधे घंटे तक भी अगर टाइम निकाल लेती, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए टाइम कम हो जाता ये टारगेट चेस करने में, और ड्रॉ करने की एक अपॉर्चुनिटी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। विलियम ओरूट, एक नए बॉलर, जैसे काइल जेमिसन ने 2 साल पहले परेशान किया था, अब एक नए बॉलर आ गए जो परेशान कर रहे हैं अपनी हाइट से, अपनी पेस से। और फिर न्यूजीलैंड की इनिंग स्टार्ट हुई और बारिश हो गई 4 बॉल के अंदर। इंडिया ने एक रिव्यू बर्न कर लिया, बट इट हार्डली मैटर्स। 107 रन में कितने रिव्यू लेंगे इंडिया, मुझे पता नहीं। न्यूजीलैंड विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि इंडिया हैव डेफिनेटली बीन अ 100 शॉट, ऑल ड्यू टू इंडियाज लोअर मिडिल ऑर्डर विच फेल्ड द एफर्ट्स ऑफ द टॉप ऑर्डर। दे हैव फेल्ड। एक प्लेयर को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर से लोग कितना मेहनत करके वो प्रेशर रिलीज कर चुके हैं। जो मेन प्रेशर था टीम को 400 रनों तक पहुंचाने का, वो सारा काम कर गए थे शुरू के 4-5 बैट्समैन। तो फिर ये लोअर ऑर्डर थोड़ा सा अपने आप को वहां पे जो आप कहते हैं कमिट करके 100 रन तक भी क्यों नहीं कर सकते थे, मेरी समझ के बाहर है। और इन प्लेयर्स को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाना है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे इन प्लेयर्स की जगह बनती है, और क्यों गौतम गंभीर और रोहित शर्मा जबरदस्ती केएल राहुल को लेजेंड बनाना चाहते हैं, जबकि वो प्रूव कर चुके हैं कि उनसे खेल नहीं होता। 33 के एवरेज में वो शायद वेस्ट इंडीज की टीम में फिट हो सकते हैं और किसी टीम में नहीं। और टीम इंडिया अगर 33 के एवरेज के प्लेयर को अपने साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ले जाना चाहती है, तो वहां पे भी हार के लिए तैयार रहे। रोहित शर्मा का जो ये डिफेंसिव अप्रोच है, ये टीम को बहुत नुकसान दे सकता है। जब तक काम आ रहा है, लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स को आप बिठा के इस तरीके के एवरेज प्लेयर्स को खिलाओगे, तो यही नतीजा होगा। कल बस एक चांस ये है कि बारिश हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि 107 रन पिच में से कोई डिमेंस नहीं है। अगर इंडिया ये मैच किसी तरह किस्मत ने साथ दिया और ड्रॉ हो गई, तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज अगले 2 मैचेस इंडिया को जीतने ही पड़ेंगे, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो इस बैगेज के साथ नहीं जा सकते कि यहाँ हमें 3 मैचेस जीतने हैं या कुछ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वेल प्रिपेयर्ड है और इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चांसेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा इस लॉस से। लेकिन इंडिया कैन कवर इट अप विद द विक्ट्रीज इन द नेक्स्ट 2 गेम्स, एंड होप कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इस तरीके के ऑर्डिनरी प्लेयर्स को नहीं ले जाए और एक अच्छी टीम के साथ खेले, और फिर हम देखेंगे कि वहां पे रिजल्ट क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।